हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो बीएससी थर्ड ईयर थर्ड यूनिट। मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन बताया एक लाइन के अलावा, ठीक है, वो लाइन इंटीग्रल। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट थियरम जिसका नाम आपने सुना होगा पिछले क्लासेस में। वो जनाब वो ग्रेट मैथमेटिशियन यहाँ भी हैं, काची थ्योरम। काची नाम आपने सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में, समझ रहे हैं। आपने सीक्वेंस पढ़ा था तो काची सीक्वेंस था, ठीक है, काची मीन वैल्यूज थ्योरम था वगैरह वगैरह। आप फर्स्ट ईयर में कंटिन्यूटी में डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा होगा। काची थ्योरम के हेल्प से बहुत सारे इंटीग्रेशन का रिजल्ट उसके कंडीशन के अंतर्गत यदि आता है, उसके स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, तो बहुत सारे फंक्शन का इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू आप चुटकी में बता दोगे। आप स्टेटमेंट को समझिए, उसके मैटर को समझिए, तो आप आंसर तो चुटकी में बता दोगे। समझ रहे हो। काची थ्योरम से प्रूव होने से पहले एक पुरानी बातें आपको याद दिला दूं। आप फर्स्ट ईयर में वेक्टर में पढ़े हो ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, उसका एप्लीकेशन होगा। ग्रीन्स थ्योरम आपका सिलेबस नहीं है, ये प्रीवियस का है। काची थ्योरम के डेरिवेशन में ये थ्योरम यूज होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। इसका एप्लीकेशन से बहुत बड़ा इंटीग्रल जो देखने में बहुत डेंजरस लगेगा, ठीक है, वो आप चुटकी में कर लोगे। तो आप लोग, मैं कहूँगा कि फटाफट आप ग्रीन्स थ्योरम लिख लीजिए, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। ओके, कॉपी पर आप नोट कर लोगे ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। और तब मैं काची थ्योरम, ये आपको तैयार नहीं करना, बस मैं आपकी पुरानी बातें याद दिला दे रहा हूँ। जैसा आपको पता है ना कि पुराने यार भी काम करते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन आपने पढ़ी होगी, आपको याद आ रहा होगा। अतीत की बातें, 2 साल पहले की बात है। तो इसका एप्लीकेशन होगा। मैंने लिखा क्या है एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसका प्रूफ भी मैं कराया था बीएससी प्रीवियस में। If P and Q are two functions of x and y, PQ क्या है? अक्षर नहीं है, PQ क्या है? x y का फंक्शंस हैं, whose partial derivatives are continuous। आपको पता है कि P x y का फंक्शन है, तो x की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x y का ही फंक्शन होगा, y की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x y का ही फंक्शन होगा, नो डाउट। Q भी उसी तरह से, तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। अब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये कंडीशन है विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी। एक क्लोज कर्व है, ये मान लीजिए कि सी है, तो इसके अंतर्गत जितने पॉइंट पर पी क्यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आ रहा है? जब कोई फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड हो, तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत एंड ऑन, इसके बाउंड्री पर क्लोज कर्व है तो उसकी बाउंड्री होगी, तो उसके बाउंड्री पर जितनी पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट होगी, और उसके अंतर्गत क्लोज कर्व के अंतर्गत जितनी पॉइंट है उस पर उसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हो, तो सी के अलांग पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का इंटीग्रल, P का x की रिस्पेक्ट, Q का y की रिस्पेक्ट, इंटीग्रल अलांग C इक्वल टू ये होगा। ये आप लोग ओके कर लीजिए, समझ लीजिए। इसको प्रूफ आप प्रीवियस में कर चुके हो, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आइए मैं इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, वेरी यूजफुल, इसके यूज से बहुत सारे इंटीग्रल की, डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू आप चुटकी में बता दोगे। हल करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, लिखने का, लेकिन आप मिनट क्या सेकंड में बता दोगे। समझ रहे हैं। तो काची थ्योरम क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। द ग्रेट मैथमेटिशियन काची, इन्होंने अपने हर स्टेटमेंट, हर जो भी आप मैथमेटिक्स में योगदान इन्होंने दिया है, अपने नाम
अपना नाम इन्होंने बहुत जरूर जोड़ा है, समझ रहे हैं। तो काची थ्योरम क्या है ये मैं लिखने जा रहा हूँ। काची थ्योरम आपकी बुक में इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जो मैं करा रहा हूँ ये आसान लगेगा, इजी वे में होगा, सिंपल वे में होगा। इसीलिए जो है ऑनलाइन क्लास चलाने में, वीडियो बनाने में हमको प्रॉब्लम भी है कि और लोग भी नकल कर लेते हैं। फिर भी चलिए, आप लोगों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा ही, ठीक है। थोड़ा कष्ट में इस समय टाइम व्यतीत हो रहा है, आप लोगों को मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत यादें आ रही है, आप सामने नहीं हो, यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग पूरा वीडियो देखो, शुरू से देखो, तभी समझ में आएगा। तो मैं काची थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। इफ द फंक्शन एफ जेड, ये नहीं लिखना है, इज एनालिटिक। एनालिटिक शब्द तो आप तो पहले यूनिट में पढ़े हो। एनालिटिक क्या है? विदिन, इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन क्लोज, within and on closed contour C। एक कंटूर जो है क्लोजी कर्व होता है, क्लोजी कर्व समझिए, जो फाइनाइट आर्क को ज्वाइन करता है, ठीक है। विदिन एंड ऑन क्लोज कंटूर C क्या है? एफ जेड, जो जेड का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एनालिटिक हो मतलब डिफरेंशिएबल हो। एनालिटिक होने का मतलब डिफरेंशिएबल है। विदिन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, देन इस फंक्शन का इंटीग्रल सी के अलांग, ये भी आप साइन दे सकते हो, क्लोज का साइन है, या नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, 0 होगा। देखो क्या बात समझना है। यदि आपको ये समझ में आ जाए कि एफ जेड, जैसे ये मान लीजिए कि क्लोज कर्व है, इसके अंतर्गत जितने पॉइंट है उसके अंतर्गत डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक होने का मतलब क्या है? इसके बाउंड्री पर जितने पॉइंट है वो समझ में आ जाएगा, मिनटों में आ जाएगा। यदि ये पता हो कि एफ जेड जो है डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है, विदिन एंड ऑन मतलब सी, क्लोज कर्व सी के अंतर्गत जितनी पॉइंट है उस पर, सारी पॉइंट पर एनालिटिक हो, और उसके बाउंड्री पर, क्लोज कर्व का बाउंड्री होगा, क्लोज कंटूर का बाउंड्री होगा, तो उसके बाउंड्री पर जितनी पॉइंट्स है उस सारे पर क्या हो? एनालिटिक हो, डिफरेंशिएबल हो। तो उस फंक्शन का इंटीग्रल उस कर्व के अलांग 0 होगा, खटाक से आंसर। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या जिसके अलांग हम इंटीग्रल कर रहे हैं इस फंक्शन एफ जेड का, क्या वो फंक्शन एनालिटिक है विदिन एंड ऑन? अक्सर जो है सी जो है क्लोज कर्व में सर्कल आएगा, सर्कल होगा, इलिप्स हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल पर ज़्यादा, पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सर्कल पर पढ़ना। सर्कल एक क्लोज कर्व है जिसका रेडियस अलग अलग हो। आइए मैं इसको प्रूव करता हूँ। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्या नाम है? काची थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपने पढ़ा, सुना, क्या स्टेटमेंट कर रहा है? एक बार और सुन लीजिए। यदि कोई फंक्शन एफ जेड जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, एनालिटिक है विदिन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, सी कोई क्लोज कर्व है, सर्कल जहाँ तक है, ज़्यादातर सर्कल ही होता है, एक सर्कल के अंतर्गत या क्लोज कर्व के कंटूर के अंतर्गत
जितनी पॉइंट है उस पर डिफरेंशिएबल हो, एनालिटिक हो, और उसके बाउंड्री पर जो पॉइंट है उस पर एनालिटिक हो, तो उस फंक्शन का इंटीग्रल, बड़ी बात बोला, उस सी के एलान, ये भी एक लाइनिंग इंटीग्रल है, 0 हो जाएगा डायरेक्ट। प्रूफ करने से पहले एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे ये मान लो कि sin 2z है, ठीक है, एलांग ये आपको करना है। mod z इक्वल टू 2020। ये एक सर्कल है, आपको पता है ना, शुरू से वीडियो पढ़ो यार, बीच में पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा तो कहोगे गुरुजी पता ना क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप शुरू से पढ़िए, जो लोग बीच में ज्वाइन किए हैं या यहाँ ज्वाइन किए हैं तो आप शुरू से पढ़ो, कोई घबराने की बात नहीं, वीडियो हमेशा अपलोड ही रहेगा, आप यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। ये बताओ, सर्कल है कितने रेडियस का, सेंटर ओरिजिन रेडियस 2020 और sin 2z इंटायर फंक्शन है, मतलब एनालिटिक है, क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलर फंक्शन साइन हो, कास हो, ये डिफरेंशिएबल होता है हर जगह, हर पॉइंट पर होता है। मतलब हर पॉइंट का मतलब कि पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो क्या ये सर्कल के अंतर्गत जो पॉइंट आएगी वो कॉम्प्लेक्स प्लेन ही पर आएगा? नो डाउट, इसको 0 लिख देंगे, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये है, अब बताएंगे, पहले प्रूफ कर लिया जाए, ठीक है। प्रूफ सिंपल वे में मैं कर रहा हूँ, ग्रीन्स थ्योरम के हेल्प से। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, बार बार रिवाइज कर दिया, आप लोग सुनते रहिए, बात को समझते रहिए, ठीक है, ठीक है। प्रूफ में क्या है हमारे पास, एफ जेड जो ऑलवेज आप जानते हो कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन u प्लाई बटा v के रूप में होगा, वेयर u एंड v आर बोथ आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, वी नो। आप शुरू से फर्स्ट यूनिट पढ़िए। बी एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक इन गिवन है, ये मैंने कंसीडर किया, नो डाउट ये एनालिटिक है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसको W भी मान सकते थे। ये बताओ Z क्या है, x प्लस i बटा वाई, तो dz क्या होगा, dx प्लस i बटा dy होगा ना। तो fz मतलब u प्लाई बटा v, तो क्या ये देखो d यही ना आपका है, एफ जेड डी जेड, क्या एलॉन्ग सी, एफ जेड की जगह पर क्या रख दोगे, u प्लस आई बटा वी, डी जेड क्या, डी एक्स प्लस आई बटा डी वाई, ओके। इसको क्या लिख दोगे, इसको आप ब्रेक करो, इससे डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, u प्लस आई बटा वी डी एक्स। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई किया प्लस क्या i बटा यू माइनस भी ना, ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिए, c का इंटीग्रल, एफ जेड का इंटीग्रल अलॉन्ग सी आप कंटिन्यू कर रहे हो। अब आप निश्चित है कि u भी डिफरेंशिएबल है, यदि ये एनालिटिक है एफ जेड जो इस फॉर्म में होगा तो u भी डिफरेंशिएबल है, ये तो आपको पता है ना, बोलो यार। तो उसका सम u भी डिफरेंशिएबल है, तो u प्लस आई बटा वी भी डिफरेंशिएबल होगा, आई बटा यू माइनस वी भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसकी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगी, तो इसको मैं p मान लूँ। ध्यान से वीडियो बार बार देखिएगा जनाब,
इसको P मान लेता हूँ, P dx प्लस Q dy। कोई दिक्कत? वेयर P इक्वल टू क्या, U प्लस आई बटा V Q। अब ये बताने की जरूरत है कि P Q आर डिफरेंसेबल। निश्चित है कि U V x y का फंक्शन है तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा P Q का। तो आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। क्यों बच्चों, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दो, समझते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम, तो वही लिख दीजिए ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन P dx प्लस Q dy। अब पी क्यू जो लिए हो जिसको, वो निश्चित है कि वो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो ग्रीन्स थ्योरम की यही कंडीशन थी। ये कितने का होगा, डबल इंटीग्रल क्या, Q का x की रिस्पेक्ट, ध्यान दीजिएगा, माइनस P का y के रिस्पेक्ट dx dy। तो नो डाउट यही ना है। तो ये इंटीग्रल हम लोगों का क्या हो गया, इसके जगह पर ये रख दोगे डेल Q बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल वाई dx dy। अब P Q आर्बिट्रेरी ही ना है बच्चों, P Q आर्बिट्रेरी ही ना है। तो आप P कितना है, इसके बाद यहां से हम चलते हैं, यहां देखो Q का x की रिस्पेक्ट, ध्यान दीजिए Q दिख रहा है, x की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, I बटा डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल बी बाई डेल एक्स माइनस P का y के रिस्पेक्ट, P इतना दिख रहा है किसके रिस्पेक्ट, P का y के रिस्पेक्ट। तो P का मतलब इसका प्लस I बटा डेल बी बाई डेल वाई, और क्या dx dy ना बच्चों। अब आप बस लॉजिक ये है कि एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ये बताओ, अब ये एनालिटिक है, ध्यान दीजिएगा जरा कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी is an एनालिटिक फंक्शन, है ना, स्टेटमेंट में दिया है का चीज, एनालिटिक फंक्शन विदिन एन आन सी। तो क्या होगा, काची CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ना, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई, ये होगा, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। आप यहां अप्लाई कर दो, क्या करो ना बच्चों, कोई एक काम कर दो, भी में कन्वर्ट कर दो, या देखो चलो डेल यू बाई डेल एक्स को डेल बी बाई डेल वाई लिख दो जहां जहां है, और डेल बाई डेल वाई को ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल आई बटा है डेल बाई डेल एक्स जगह क्या लिखोगे, डेल बी बाई डेल वाई, ई वाले डेरिवेटिव को भी वाले में बदल दो, इससे माइनस डेल बी बाई डेल एक्स माइनस है डेल बाई डेल वाई की जब माइनस डेल बी बाई डेल एक्स लिखोगे तो क्या आएगा,
प्लस हो जाएगा डेल बी बाई डेल एक्स, ब्रैकेट तो ये ब्रेक कर दे रहा हूँ, प्लस आई बटा भी, यू वाले डेरिवेटिव को भी में बदल दिया इससे। अब बच्चों बताओ, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, ये देखो माइनस प्लस आई बटा डेल बी बाई डेल वाई कहीं छूट गया क्या, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा सारी, तो ये माइनस होगा, ये आप डेल बी बाई डेल वाई की जब माइनस डेल बी बाई डेल एक्स लिखे हैं, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस आई बटा डेल बी बाई डेल वाई, तो ये प्लस, ये टर्म इससे गायब हो रहा है, और ये माइनस ये प्लस ये। अब बताओ ये जीरो आ गया ना, जीरो डी एक्स डी वाई, इज इक्वल टू, लेकिन शर्त है, कंडीशन है क्या, कि एफ जेड को आपको समझना पड़ेगा कि सी जो क्लोज कंटूर है, क्लोज कर्व है, सी अक्सर सर्कल होगा, रेडियस जो भी हो, सेंटर जो भी हो, तो सी के अंतर्गत एफ जेड यदि एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है, सी के अंतर्गत जितने पॉइंट है वो क्लोज कर्व, क्लोज कंटूर के अंतर्गत या उसके बाउंड्री पर जितनी पॉइंट्स है यदि एनालिटिक है, तो इंटीग्रल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि काची साहब हैं आपके साथ, काची बोलता है कि जीरो हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल। आप लोगों को फीलिंग नहीं आ रही होगी, प्रूफ तो तैयार कर लोगे ना। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुत इजी वे में, मैथमेटिकल प्रोसेस को यूज करके मैंने, और देखो काची रीमान इक्वेशन को मैंने यूज करके किया, ग्रीन्स थ्योरम को यूज किया, तो काची को मैं तो मानता हूँ ग्रेट मैथमेटिशियन, द ग्रेट मैथमेटिशियन, पूरे विश्व के लिए काची ने जो मैथमेटिक्स में योगदान दिया है वो जो है अद्वितीय है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काची नहीं रहता तो साइंस भी डेवलप नहीं होता। काची ने बहुत सारी चीज़ें दिया है जो फिजिक्स में यूज होता है। आगे आप पढ़ोगे काची काची ही तो सब है, आगे पढ़ोगे काची इंटीग्रल फार्मूला, nth डेरिवेटिव ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला, काची इनइक्वालिटी, आगे काची रेजिड्यू थ्योरम, काची काची ही काची है, ठीक है। आइए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो इसका यूज आप करोगे, ये आपका इवैल्यूएट, पहले मैं तो मौखिक समझाऊंगा, लिखवा भी दे रहा हूँ, इवैल्यूएट इंटीग्रल, यहाँ माड जेड इक्वल टू 2, ओके, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3z स्क्वायर, ये बुक में हो या ना हो बात को समझिए, फंक्शन है 2z माइनस 1 बाई z माइनस 3 dz, बात को समझिए। इवैल्यूएट दिस, आपको इंटीग्रल का अच्छी बताओ, ये इंटीग्रल करना होगा एक सर्कल के अंतर्गत, तो आपको दिक्कत होगा। ये क्या कह रहा, बात को समझिए। पहले मैं मौखिक करता हूँ, सॉल्यूशन, लेट यहाँ सी की जगह पर सर्कल है कि नहीं, क्या सर्कल है, 2 रेडियस का सर्कल है, सेंटर ओरिजिन, पता है ना कि माड जेड इक्वल टू आर, यह एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, आर पॉजिटिव रियल होगा और उसका सेंटर ओरिजिन है, तो ये क्लोज कंटूर हुआ, सर्कल पे ही ज़्यादा है, जिसका इंटीग्रल करना है। तो निश्चित है कि जब भी आप देखिएगा, इंटीग्रल फटाक से करना शुरू मत कर दीजिए। आप इंटीग्रल लगोगे करने, इस टाइप का इंटीग्रल आप पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, बड़ा होगा यदि करना कोशिश करोगे। आप जरूर इस तरह का देखिएगा कि यहाँ क्लोज कंटूर दिया है, तो क्या जिस फंक्शन का इंटीग्रल करना है वो फंक्शन उस क्लोज कंटूर के अंतर्गत एनालिटिक है क्या, डिफरेंशिएबल है क्या। एक चीज़ बता दें, पहले समझिए, यहाँ पर हमारा एफ जेड क्या है, जेड का फंक्शन क्या है। आपको ये पता है ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, एनालिटिक डिफरेंशिएबल होगा तो एनालिटिक होगा। बात समझिए,
ये जानते हैं, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, बात को समझिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो भी आए निश्चित है कि z-3 का होल स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, ये तो आएगा ना। अरे भाई नोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या इसका डेरिवेटिव जो नीचे z-3 का होल स्क्वायर आएगा, तो z=3 पर तो डिफाइन नहीं है केवल, मतलब z=3 पर बच्चों केवल डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका हम डेरिवेटिव कर भी दें f'(z), ज़रा ध्यान दो मैं समझा रहा हूँ। तो ये z-3 डिनोमिनेटर नोमिनेटर का 6z, ऐसे डेरिवेटिव z के +2 माइनस 3z² + 2z -1, z-3 का डेरिवेटिव 1 होल बाई z-3 का स्क्वायर, बस इससे ज़्यादा मत करिएगा। आपको नहीं लग रहा है कि f'(z) मतलब f का डेरिवेटिव z=3 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब z=3 पर रियल नंबर नहीं आ रहा है, तो केवल z=3 पर ही तो डिफरेंशिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल ऊपर बन रहा है 2 डिग्री का, तो कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, नीचे भी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल बन रही है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। यदि ये पूरे फंक्शन की बात करें तो ये पूरा फंक्शन f'(z) केवल z=3 पर एग्जिस्ट नहीं है। अब सवाल देखिए, हमको इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है इस सर्कल के अंतर्गत, तो क्या ये सर्कल कितने रेडियस का है? 2 रेडियस का है, 2 रेडियस का है, और सेंटर ओरिजिन है, समझ रहे? यही आपका C है, यही आपका C है। क्या z=3 इसमें आएगा? ये आपका ये 2 है, 2 0 है, z=2 है यहाँ पर, अरे इतना 2, ये z=2 है, ये z=3 कहीं यहाँ आएगा, आउटसाइड है ना। अब इसके केवल 3 पर ही तो f'(z) एग्जिस्ट नहीं है, पूरा पॉइंट पर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है, एक्सेप्ट z=3। तो क्या z=3 सर्कल के बाहर नहीं है? तो हम अब पूरा केवल 3 पर एनालिटिक नहीं है, केवल 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, सारे इस z प्लेन के सारे पॉइंट पर एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है। तो हमको तो केवल देखना है कि C के अंतर्गत एनालिटिक हो, और C के बाउंड्री पर, तो नो डाउट जो जिस पर एनालिटिक नहीं है वो 3 वो C के बाहर है। तो हम कह सकते हैं ना कि f' z=3 पर C के अंतर्गत, C क्या है पर, यहाँ ये लिखने के बाद पिक्चर बना लीजिएगा, C क्या है ये पिक्चर बना लीजिएगा, C के अंतर्गत विद इन एंड ऑन बाउंड्री ऑफ C एनालिटिक है, एनालिटिक है। तो एक कांची साहब क्या बोलते हैं कि यदि कोई फंक्शन z का किसी क्लोज कंटूर के अंतर्गत उसके बाउंड्री पर एनालिटिक है, तो नो डाउट उस फंक्शन का इंटीग्रल उस क्लोज कंटूर के एलान 0 होगा। करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे करोगे तो 0 आएगा। तो दिस इम्प्लाई इट इज क्लियर दैट, ये देखो ये ऐसे लिखोगे, यहाँ f' ये है, डेरिवेटिव करके भी दिखा दिया, ये दिखा दिया कि z=3 पर नीचे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो ये पिक्चर बना लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा इट इज क्लियर दैट, क्या f' इज एनालिटिक इंटायर फंक्शन, एनालिटिक विद इन एन ऑन, मैंने उसके अंतर्गत और उसके विद इन एन ऑन द सर्कल मार z= क्या है 2, क्लियर है जो भी है, जिस पर एनालिटिक नहीं है वो 3 है, 3 उसके बाहर है। तो बाई काची थ्योरम ये इंटीग्रल इस फंक्शन का इंटीग्रल 0 होगा, करना ही नहीं पड़ा, पिक्चर बना लीजिएगा, यदि आएगा इवैल्यूएट, ऐसे आ गया
तो जरूर देखिएगा, आप देखते ही आप समझ जाओगे। ऊपर पॉलिनोमियल है उससे हेडेक ही नहीं है, वो डिफरेंशिएबल होगा। नीचे से हमको दिक्कत है कि नीचे जिस पॉइंट पर देखो डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 हो जाए उस पर एनालिटिक नहीं होगा। तो देख लो जिस पर एनालिटिक नहीं हो रहा है क्या उस सी के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, या सी के बाउंड्री पर आ रहा है। ये सी के बाउंड्री पर आ रहा है तब नहीं 0 होगा। तब कोई और आगे आप पढ़ोगे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जो सी के अंतर्गत है उस पर एनालिटिक नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। फिलहाल तो आप ऐसे क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो बहुत है ना, तो बाई काची थ्योरम, काची थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ जेड का इंटीग्रल अलॉन्ग सी, अर्थात एफ जेड हम किसको लिए थे, सी क्या है, मार जेड इक्वल टू 2 3z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 बाई जेड माइनस 3 dz इक्वल टू 0। आया बात समझ में। देखो आंसर तो आप पहले ही ऐसे भी बता दोगे, हल करेंगे तो इतना लगेगा। अब ऐसे ही देख लोगे कि ये निश्चित ऊपर पॉलिनोमियल ऐसे मौखिक ऊपर पॉलिनोमियल है, नो डाउट ये हर जगह एनालिटिक होगा, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। नीचे से हमको तो इसको हम 0 लेंगे तो z इक्वल टू 3 रखेंगे तो निश्चित है कि 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 3 पर ही तो एनालिटिक नहीं है, जिस पर एनालिटिक नहीं है वो देख लो कि इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, या ये इसकी बाउंड्री पर आ रहा है कि नहीं, तब इसकी वैल्यू फटाक से काची थ्योरम 0 हो गया। आंसर तो आप पहले ही बता दोगे। अब यहीं पे मैं 4 दे दूं तब 0 नहीं होगा, यहीं पे इस सर्कल का रेडियस 4 दे दूं तब 0 नहीं होगा। जिस पर एनालिटिक नहीं है पहले वो फंक्शन जो है सी के अंतर्गत हर पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। और ये सी यहाँ पर रेडियस 4 हो गया तो 4 रेडियस ये 3 कहीं यहाँ पड़ेगा z इक्वल टू 3, तो इस 3 पर तो एनालिटिक नहीं है, तब इस फंक्शन की वैल्यू इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 नहीं होगी। हाँ ये अब इसको भी किया जा सकता है, अभी उस थ्योरी नहीं बताया हूँ, तो बात समझ गए। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इवेलुएट 2020 चल रहा है ना, 2020 तो हम लोगों के लिए या पूरी दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है, तब भी मैं 2020 का नाम ले रहा हूँ। मार जेड इक्वल टू 2020, चलिए मैं साइन स्क्वायर जेड भी कर सकता हूँ डी जेड। अब बात समझिए, लिखने का ढंग तो मैं बता दूंगा जनाब। साइन स्क्वायर जेड, जरा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर पहले मौखिक समझिए, मौखिक है। साइन स्क्वायर जेड तो यही होगा ना 1 माइनस कास 2z बाई 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल इसका करना मतलब कि इसका करना, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एनालिटिक तब कहिए। कास 2z कास जेड का सर्कुलर कोसाइन फंक्शन, सर्कुलर साइन फंक्शन, ये इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन का मतलब जो फंक्शन होल प्लेन पर डिफरेंशिएबल हो उसको इंटायर फंक्शन बोलते हैं। तो नो डाउट साइन स्क्वायर जेड इंटायर फंक्शन है। अब हो गया इंटायर फंक्शन है तो पूरा प्लेन पर ये एक्स वाई जेड पूरा प्लेन है ना, ये हर जगह एनालिटिक है। तो जो भी क्लोज कर्व होगा वो प्लेन ही पर पड़ेगा, तो उसके अंतर्गत या उसके बाउंड्री के सारे पॉइंट पर एनालिटिक होगा। नो डाउट इसकी वैल्यू 0 हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, आप तो सेकेंडों में कर लोगे, आप समझ जाओ कि हाँ एनालिटिक है सी जो भी है। अब आपको मैं कर दे रहा हूँ कैसे, जैसे मान लो एग्जाम में आ गया इवेलुएट दिस इंटीग्रल, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप नंबर पाओगे। एग्जाम में आ गया तो कैसे नंबर पाओगे, ये आपकी बात है, ठीक है। तो कितना ये 3 मार्क्स में आ सकता है। तो हियर एफ जेड क्या है जनाब। वीडियो को लाइक जरूर करिए, जो भी आपको जैसा लगे आप कमेंट भी करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। ये यहाँ एफ जेड है, ये दुनिया जानती है, मैथ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स जानने वाला हर स्टूडेंट जानता है
कि साइन फंक्शन साइन 3 पावर हो, साइन 2 केवल साइन जेड हो, हर इज एन इंटायर फंक्शन। आप भी आज से जान लीजिए, ठीक है। देयरफॉर एफ जेड इज, एफ जेड मैंने कौन एफ जेड, साइन स्क्वायर जेड इज एनालिटिक फंक्शन। इंटायर फंक्शन है तो हर जगह डिफरेंशिएबल विद इन एन ऑन जेड इक्वल टू ऑन सर्कल मार जेड इक्वल टू 2020। पूरा प्लेन विद इन ऐसे लिख दो, एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन ऑन जेड प्लेन। पूरा जेड प्लेन में पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो क्या इस पूरा जेड प्लेन में एनालिटिक है, तो इस सर्कल के अंतर्गत ये सर्कल की बाउंड्री पर एनालिटिक होगा। दिस इंप्लाइज, लिखने के लिए दिस इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन। जब पूरा प्लेने पे हो गया, हर कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि जिस पे डिफरेंशिएबल ना हो, एनालिटिक ना हो, तो विद इन एंड ऑन विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व। क्या है क्लोज कर्व यहां पर, मार जेड इक्वल टू, अरे सर्कल भी लिख सकते हो 2020। तब क्या होगा, तो बाई काची थ्योरम, देखो मिल जाएगा ना 3 मार्क्स, इतने ऐसे लिखोगे तो काची थ्योरम मार जेड इक्वल टू 2020 एफ जेड, इतना लिखोगे तो मिल जाएगा ना 3 मार्क्स, या 5 मार्क्स भी मिल जाएगा, 5 मार्क्स भी मिल जाएगा काची थ्योरम के अनुसार, नो डाउट। उसकी कंडीशन, उस थ्योरम को कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये फंक्शन, नो डाउट, ओके, फॉलो कर रहा है। अब सर्कल का रेडियस आप कितना हो, बड़ा करो, 1 करोड़ कर लो, 1 करोड़ कर लो। ये तो ये पिक्चर भी बना देना कहीं, ये सर्कल का सेंटर तो जेड इक्वल टू 0 है, ये 2020 रेडियस है इस सब पॉइंट पर, तो होल प्लेन पे एनालिटिक है ना बच्चों, होल पॉइंट पे एनालिटिक है, तो इसके अंतर्गत एनालिटिक होगा ही। बोलिए, तो आप आंसर तो चुटकी में बता दे रहे हो, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। काची की कंडीशन, काची थ्योरम्स के कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो होगा ही। तो ऐसे मैं क्वेश्चन लिखूं, आपको ऐसे मौखिक बताना हो तो फटाफट बता दो। लिखने का ढंग ये है, लिखने का ढंग ये है, लिखने का तरीका ये है, ओके, लिखने का तरीका ये है। इवैल्यूएट इंटीग्रल मार जेड इक्वल टू हाफ। हमेशा सर्कल का रेडियस जो है पॉजिटिव रियल होती है, आपको पता है ना। 7z स्क्वायर प्लस 3z, कुछ भी लिख लो, यहाँ 5z दिया है प्लस 3 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। आप पहले मौखिक समझो, आपको पता है ना कितने रेडियस का सर्कल है, सेंटर तो ओरिजिन है, मार जेड इक्वल टू हाफ है, 1/2 रेडियस का सर्कल है बच्चों, है ना। जेड इक्वल टू 0 सेंटर है,
रेडियस क्या है 1/2। अब देखो ऊपर पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, नो डाउट वो हर जगह होल प्लेन पर एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यदि किसी पर नहीं होगा, जिस देखो डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर जीरो है, डिनोमिनेटर को जीरो कर लो, तो z इक्वल टू प्लस मैथ आई वटा का मतलब क्या है 0 प्लस माइनस 1। ये बताओ 0 प्लस माइनस 1 कहाँ पड़ेगा, 0 प्लस 1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। ये हाफ रेडियस है तो इतना हाफ ही ना है, बोलो कोऑर्डिनेट से तो आप क्लियर हो। तो 0 ये 0 1 यहाँ पड़ेगा कहीं, और 0 माइनस 1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, लगभग हाफ से डबल है 0 माइनस 1। क्या इस सी से बाहर है कि नहीं, तो जिस पर ये एनालिटिक नहीं है ये फंक्शन, वो है आई वटा माइनस आई वटा, ये दो ही पॉइंट पर है। उसके बाद पूरी इनवर्स में एनालिटिक है, पूरे प्लेन में एनालिटिक है। किसके अलावा, आई वटा माइनस आई वटा नंबर के अलावा हर, तो आई वटा माइनस आई वटा इस सर्कल में है ही नहीं, तो हमको जिस सर्कल के अलॉन्ग इंटीग्रल करना है उसके अंतर्गत एनालिटिक है ना। केवल 1 और माइनस 1 है, 0 1 और 0 माइनस 1 ही पॉइंट पे तो एनालिटिक नहीं है, और 0 1 और 0 माइनस 1 इस सर्कल के अंतर्गत आएगा ही नहीं, नो डाउट इसकी वैल्यू 0 हो गई अकॉर्डिंग टू काची थ्योरम। क्योंकि काची साहब बोलते हैं कि एफ जेड एनालिटिक है विद इन एन क्लोज कंटूर सी, तो उस फंक्शन का उस सी के अलॉन्ग इंटीग्रल 0 होगा। आप लिखने का ढंग जान गए, समझा दिया मैं। 0 होगा कि नहीं, 0 होगा कि नहीं, कहिए तो एक बार और लिख दूं। यहां पर एफ जेड क्या है, एक बार और लिख दे रहा हूं, यहां मैं रीजन दे दे रहा हूं, एफ जेड इज एनालिटिक। अब मन में फंक्शन, अब मन में सोच लो, कहाँ नहीं है, ये तो समझा दिया। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट z इक्वल टू प्लस माइनस आई वटा। पिक्चर बना लीजिएगा सब, z इक्वल टू प्लस माइनस आई वटा। इस पॉइंट के अलावा तो निश्चित है ये पॉइंट तो आउटसाइड है, z इक्वल टू प्लस माइनस आई वटा, ये 0 प्लस माइनस 1 लाइज ऑन आउटसाइड ऑफ सी ये है आपका, ओके। तो निश्चित है कि हम कह सकते हैं कि जो एफ जेड है इज एनालिटिक विद इन एन ऑन सी, इज एनालिटिक विद इन एन ऑन सी आपका यहाँ पर ऑन सर्कल, सी तो मैं नाम दे दिया था ना। तो बाय काची थ्योरम, काची के थ्योरम से क्या जना, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पिक्चर बना लीजिएगा, बात समझ में आई। अरे ऐसे मैं अनगिनत क्वेश्चन लिख सकता हूँ, अनगिनत, क्वेश्चन की कमी नहीं है, अनगिनत बन जाएगा। ये है काची का कमाल। और जो इनसाइड हो जाएगा, अब मान लो इस तरह का इंटीग्रल आ गया, मान लो हम यहीं पर दे दें, यहीं पर रेडियस 2 दे देता, तो आई वटा अब माइनस आई वटा इस सर्कल के अंतर्गत 2 रेडियस के सर्कल, इसका ये 0 1 और 0 माइनस 1 इस सर्कल, तब ये 0 नहीं होगा। ये देखो रेडियस बदल दिया, 0 नहीं होगा। 1 से कम रेडियस रहेगा, 0 से तो बड़ा होता ही है, तब 0 हो जाएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू। 0 1 और 1 से कम रेडियस रहेगा तो इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, सर्कल का रेडियस। यदि 1 या 1 से ज्यादा यदि रेडियस हो तब 0 नहीं होगा जनाब,
तभी इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल की वैल्यू होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताया नहीं हूँ। तो अभी मैं काची थ्योरम पर फोकस किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो भी जितना जैसा आपको लगे कमेंट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।